जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विधेयस में। आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी की पहली क्लास है। तो शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर हम 1947 तक पढ़ेंगे। तो हमारा है भारत में पहले देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये हम देखते हैं। तो पहला है, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को प्रारंभ करने वाला अधिनियम कौन था? तो भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही जो है भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ किया गया। दूसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो जब लागू हुआ, पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1774 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला है, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। अगला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया था? तो किन अन्य प्रेसिडेंसियों को? तो मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो है जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गठित जो गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है एक परिषद का गठन किया गया था, गवर्नर जनरल परिषद की गठन की गई थी, तो उनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें 4 सदस्य थे। अगला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, वो अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 4 न्यायाधीशों की संख्या थी, एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 जो थे वो अन्य न्यायाधीश थे। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे। तो कौन विषय शामिल थे? सिविल थे। सिविल, आपराधिक और नौसेना मामले जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के क्षेत्र में शामिल थे। सिविल के थे और आपराधिक थे और नौसेना मामले जो थे ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन थे। अगला है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को के विरुद्ध अपील हो सकती थी। तो कहाँ हो सकती थी? तो प्रीवी काउंसिल में जो है ये प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो है त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला है हमारा, अगला पढ़ेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? तो किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? तो व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किस अधिनियम के तहत जो है पृथक किया गया, अलग अलग किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही जो है व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम नियंत्रक मंडल भी कहते हैं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रक मंडल पर था। अगला है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही जो है सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई थी ये अनुमति। किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 1786 अधिनियम है। 1786 अधिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1786 के अधिनियम में। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो 1786 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई थी। अगला है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 है, 1793। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए थे? ये जो था चार्टर एक्ट 1793 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला है किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला है किस चार्टर के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। अगला है किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? तो 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला देख लेते हैं, हमारा है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो चार्टर एक्ट 1713 इसके द्वारा जो है सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था। तो किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला है भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके द्वारा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ये प्रदान की गई थी। अगला है किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी के 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था? शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही ये प्रावधान किया गया था। अगला है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन का व्यापार छोड़कर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? बहुत पूछा जाने वाला एक पॉइंट है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला पढ़ते हैं हम। अगला है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त कर दिए गए। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के चार्टर द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल फिर कौन बने थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला है वो चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया था? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। अगला है चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में ये उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्मस्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो कौन सी धारा थी? वो धारा थी 87। अगला है किस चार्टर एक्ट के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो वो कौन सा एक्ट था? वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला है किस चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया था? किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? तो पहले विधि विशेषज्ञ थे मैकाले को। किसे नियुक्त किया गया? मैकाले को नियुक्त किया गया। इसके बाद आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो पहली बार किस एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। अगला है किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के परिषद की स्थापना की गई? भारतीय विधान 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला है किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ही। अगला है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति स्थापित हुई। वो कौन सी समिति थी? उस समिति का नाम था मैकाले समिति।
समिति कौन सी थी? मैकाले समिति थी। अगला है, भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? कब किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। अगला है, किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में किए जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? तो वो कौन था? वो चार्टर एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट। अगला है, किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 का अधिनियम के द्वारा, 1853 अधिनियम के द्वारा। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर दी वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1853 में पारित किया गया, वर्ष 1853 में पारित किया गया। अगला है, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया? किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? तो हमारा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? अब वायसराय कहा जाने लगा 1858 के तहत। भारत के प्रथम फिर वायसराय कौन बन गए? तो भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। अगला है, 1858 के अधिनियम के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? तो भारत राज्य के सचिव को, भारत के जो राज्य सचिव थे उनको दे दिया गया था। अगला है, किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त किया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को समाप्त किया गया। अगला है, 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था। तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया भारत सचिव की सहायता के लिए। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया? तो था 1858 का अधिनियम। इसके द्वारा भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? तो ये कारण था कि उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना, अगला इसके बाद आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? तो इसके तहत जो है आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो ये अधिनियम था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा, 1861 के अधिनियम के द्वारा। अगला है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? ये दी गई थी वायसराय को। अगला है, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की गई? वो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला पॉइंट है, किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? वो अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। तो शुरुआत की विभागीय प्रणाली की, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अगला है, 1861 में वह भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया? तो न्यूनतम पूछ ले तो 6 और अधिकतम पूछे तो 12। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल था कितना था? 2 वर्ष का। कितना था? 2 वर्ष का कार्यकाल था। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी। तो बंगाल थी जो 1862 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत थी 1866 और पंजाब 1897 में शामिल की गई। अगला है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था।
अगला है वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। अगला है वो अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था, तो थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन का अधिकार दिया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या थी 3। अगला है किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला आता है हमारा, इसके बाद है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? तो केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? जब न्यूनतम पूछे तो 10 और अधिकतम पूछे तो 16। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम पूछे तो 8, अधिकतम पूछे तो 20। इतना है। अगला है बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो अधिकतम कितनी निश्चित की गई थी? 20। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? तो 2 वर्ष का कार्यकाल था। अगला है केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? तो परोक्ष निर्वाचन रीति अपनाई गई थी। अगला है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति। अगला है आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था। तो कौन सा अधिनियम था? भारत परिषद अधिनियम 1892 था। अगला है 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था विश्वविद्यालयों में, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। अगला है 1892 के अधिनियम के तहत 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। अगला है 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य किस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अगला है 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी? परामर्शदात्री परिषदों जैसी थी। अगला है 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो भारतीय नेता कौन कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखते हैं। अगला है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए देख लेते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ? तो जनवरी जो है 1910 में लागू हुआ। अगला है 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 60 सदस्य कर दिए गए। अगला है 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो 69 मतलब 69 हो गई थी। अगला है
किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, तो कि किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था। देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। अगला है, लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन की सुविधाएं प्रदान की थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो मिश्रित निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी। अगला है, वो अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, वो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला है, सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे ए टी अरुणडेल थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किस प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ये भारतीय थे। अगला है, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला है, 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत 1909 के परिषद के कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो क्या आवश्यक था? सा परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्रदान करना। सा परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्रदान करना। अगला है, 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियाँ थी? तो कितनी थी? 3 श्रेणियाँ थी। अगला है, विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। हमारा लास्ट पॉइंट है, विधायी परिषदों में दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, विधायी परिषदों में लोक हित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 था। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 से लेकर 1947 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेपर में सहायता करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।